प्रिय छात्रगण नमस्कार। उद्यन आईएएस पीसीएस के इस ऑनलाइन मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथिली भाषा और साहित्य का जो सबसे पहला टॉपिक है, मैथिली भाषा का उद्गम और विकास, अर्थात मैथिली भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और इसका जो कालक्रम के हिसाब से विकास की क्या यात्रा रही है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे संस्थान के द्वारा बीपीएससी 67वीं और 68वीं के लिए मैथिली ऑप्शनल का कोर्स करवाया जा रहा है, तो उसी में आज हम लोग एक फ्रेश बैच का आरंभ करने जा रहे हैं। उसी में आज हम लोग जो है सो मैथिली भाषा का उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैथिली जो है मिथिलांचल क्षेत्र की बोले जाने वाली एक भाषा है, अर्थात मैथिली जो है मिथिलांचल क्षेत्र जो अपने आप में एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ ये भाषा बोली जाती है। अगर आप बिहार का एक सांकेतिक मैप बनाया जाए तो इस मैप बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है और मैथिली भाषा जो है उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर के दक्षिण में जो है झारखंड के जो देवघर जिला है, दक्षिण में झारखंड का जो देवघर जिला है, देवघर, दुमका, पाकुड़ ये जिला है, और पूरब में जो बंगाल की जो सीमा है, बंगाल की सीमा जो है पूरब में, बंगाल की सीमा से सटे पूर्णिया, कटिहार, तथा पश्चिम में जो है तो चंपारण जिला का जो पूर्वी भाग है, और यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर, वैशाली, इन क्षेत्रों तक जो है मैथिली भाषा का एक विस्तृत स्वरूप है। अर्थात मैथिली भाषा उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर के दक्षिण में झारखंड के देवघर, पाकुड़ जिला तक, पूर्व में बंगाल की सीमा से सटे पूर्णिया और कटिहार जिले तक, तथा पश्चिम में जो है चंपारण और सारण जिला के कुछ भागों तक, ये मुजफ्फरपुर और वैशाली के इलाकों में बोली जाती है। इस क्षेत्र के बीच में आने वाले सभी जो जिला है वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। तो ये एक मैथिली का एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक है कि मैथिली भाषा का उद्भव का अर्थ होता है उत्पत्ति का अर्थ होता है ओरिजिन, अर्थात जो मैथिली भाषा का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, और उसका ओरिजिन के बाद उसकी जो विकास की यात्रा है वो किस प्रकार से रही है। तो हम अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोई भाषा होती है, तो जब हम किसी भाषा की उत्पत्ति और विकास की यात्रा पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये परिभाषित करना पड़ेगा कि भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में जैसा कि आप जानते होंगे कि भाषा जो है मानवीय अनुभूति की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, अर्थात जो मानव की जो अनुभूति है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी कुछ अभिव्यक्ति है, मेरा कुछ टॉपिक है जिसको मैं अपने भाषा के द्वारा एक्सप्रेस कर रहा हूं आपसे। तो ये जो मानव की जो अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम क्या होता है, भाषा होता है। और इसी भाषा के कारण जो है मनुष्य जो है बौद्धिक प्राणी हो पाया है। पशुओं की भाषा नहीं होती है, इसीलिए पशु जो है वो बौद्धिक नहीं होते, लेकिन मनुष्यों की भाषा है, इसीलिए जो है मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी के रूप में विकसित हुआ है। तो जिस तरह से ये जो संपूर्ण चीज है ये इस टॉपिक के अंतर्गत आता है जिसको हम कहते हैं भाषा विज्ञान। अर्थात जो है भाषा विज्ञान का अर्थ ये होता है कि भाषा का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, भाषा की अलग अलग बोलियां क्या है, उस पर जो भाषा वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं वो इसी डिसिप्लिन के अंतर्गत किया जाता है। तो जो भाषा वैज्ञानिक लोगों ने जो संसार में अलग अलग भाषाएं हैं, यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके अनुसार विश्व में लगभग एक अनुमान के मुताबिक 7000 के आसपास भाषाएं हैं, और इस 7000 भाषाओं में से लगभग 90% भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 1 लाख से कम है। लेकिन मैथिली के साथ ऐसी बात नहीं है। मैथिली का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथिली का काफी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है, और ये नेपाल में तो बोला ही जाता है, नेपाल के तराई भागों में, और जनकपुर जो माँ सीता की जन्मभूमि है वह नेपाल में ही है। इसके अलावा बिहार के साथ साथ ये झारखंड और बंगाल की कुछ सीमा तक भी बोला जाता है। तो जो आधुनिक काल में जो भाषा वैज्ञानिक लोगों ने भाषोत्पत्ति सिद्धांत दिया है,
अर्थात भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने अपना वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च पेश किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि भाषा के लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। एक है विकास समन्वित सिद्धांत और एक है ऐतिहासिक सिद्धांत। ये भाषा विज्ञान के लिए दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से मनुष्य का विकास हुआ है, जिस प्रकार से मानव, आदि मानव से लेकर के वर्तमान में मनुष्य तक, जो उन्नत कोटि तक जो मनुष्य का विकास हुआ है, उसी प्रकार से भाषा का विकास भी जो है क्रमबद्ध तरीके से हुआ है। जो भाषा जो विकसित हुई है वो क्रमबद्ध तरीके से हुई है। इस तरह से मनुष्य का विकास हुआ है, उसी तरह से भाषा का भी विकास हुआ है। तो इस जो भाषा का जो वर्गीकरण है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसार में यूनेस्को के अनुमान के मुताबिक लगभग 7000 के आसपास भाषाएं हैं। तो इस भाषा का जब हम अध्ययन करेंगे तो भाषा का वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम भाषा को एक संगठित और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सकें। तो जो भाषा का जो वर्गीकरण किया गया उसमें दो मुख्य प्रकार के वर्गीकरण हैं। एक आकृति मूलक वर्गीकरण है और एक परिवार मूलक वर्गीकरण है। तो जो आकृति मूलक वर्गीकरण है, इसमें क्या हो गया कि जो संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें शब्द संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें धातु, उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में किस प्रकार का संबंध है, इसको दृष्टिगत रख करके वर्गीकरण किया गया। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में दो क्लासिफिकेशन है। एक है योगात्मक वर्ग की भाषा। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़, अर्थात जिसमें धातु, उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में संबंध स्पष्ट रूप से दिखता है, उसको आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मैथिली हो गई, बांग्ला हो गया, ये सारी भाषाएं क्या है? योगात्मक प्रकार की भाषा है। और दूसरी भाषा जो है वो अयोगात्मक प्रकार की भाषा है। अयोगात्मक भाषा है, उसमें धातु, प्रत्यय और उपसर्ग के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। ये मुख्य रूप से चित्रात्मक लिपि पर आधारित भाषा है, जैसे कि चीनी भाषा। इस चीनी भाषा में चित्रात्मक लिपि होता है। उसी तरह से जैसे तिब्बती क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, ये सारी भाषाएं जो है अयोगात्मक भाषा है। उसमें जो है जैसे कि हिंदी में, मैथिली में वर्णमाला की संख्या सीमित है, लेकिन उसमें जो है वो जो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो चित्रों के माध्यम से उसमें बहुत सारी वर्णमाला जो है वो चित्रात्मक है और वर्णमाला की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये चीनी भाषा में या तिब्बती भाषा में। तो ये जो है योगात्मक और अयोगात्मक। लेकिन ये जो हमारा आकृति मूलक क्लासिफिकेशन था, उसका लिमिटेशन ये था कि इसने जो संसार की भाषाओं को क्लासिफाई तो किया, लेकिन इसके आधार पर जो विभिन्न भाषाओं में जो परस्पर संबंध होना चाहिए, जैसे कि मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मगही, भोजपुरी, ये सभी भाषाएं आसपास बोली जाती हैं, ठीक है। तो इस भाषाओं में भौगोलिक आधार पर, व्याकरण के आधार पर काफ़ी समानताएं भी हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि इन भाषाओं में क्या है कि एक प्रजाति, एक जातिगत एकता, जिस तरह से विभिन्न हिंदू धर्म में अलग अलग जाति होती है, उस जाति में परस्पर एकता के आधार पर उस जाति का निर्माण हुआ है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, अलग अलग जातियाँ। उसी तरह से भाषा को एक क्लासिफाई करने के लिए जो ये आकृति मूलक वर्गीकरण था, वह इस लिमिटेशन इसका यह रह गया कि ये प्रजातीय एकता, अर्थात ये जो भाषा है वो प्रजातीय एकता की स्थापना नहीं कर पाया, ठीक है। और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए परिवार मूलक वर्गीकरण लाया गया, और परिवार मूलक वर्गीकरण में इस लिमिटेशन को इस तरह से एस्टेब्लिश किया गया। इसमें प्रजाति मूलक एकता की स्थापना इस प्रकार से की गई, जैसे देखिए इसमें क्या किया गया कि शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ध्वनि के आधार पर और भौगोलिक निकटता के आधार पर, यह भौगोलिक निकटता के आधार पर भाषा को क्लासिफाई किया गया। इसमें केवल एक ही पैरामीटर रखा गया था कि उपसर्ग प्रत्यय और धातु के बीच में, उपसर्ग प्रत्यय और धातु के बीच में क्या संबंध है। और इसमें जो है इसके अलावा भी शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ध्वनि के आधार पर
और जो भौगोलिक निकटता है इसके आधार पर भाषा को क्लासिफाई किया गया। जैसे देखिए संस्कृत में होता है, संस्कृत में है एक शब्द मातृ। मातृ मतलब क्या होता है? माता। माता होता है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं उसको? माता। हिंदी में माता कहते हैं, माता यानी माँ। लैटिन भाषा में होता है मातिर। लैटिन भाषा यूरोप में बोली जाती है, ठीक है। फारसी भाषा में होता है, फारसी भाषा में होता है मादर, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में मदर। तो देखिए यहां पे संस्कृत में हम क्या कहते हैं? मातृ। लैटिन में क्या कहते हैं? मातिर। फारसी में क्या कहते हैं? मादर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। और हिंदी में क्या कहते हैं? माता। तो ये देखिए यहां पे सारे शब्द जो है आपस में कितना सिमिलर है, कितना मतलब मिलता जुलता है। संस्कृत में, लैटिन में, फारसी में, मातृ में, हिंदी में, इंग्लिश में, इस प्रकार से मिलावट काफी नजदीकी संबंध है। तो इस आधार पे जो है पारिवारिक मूलक वर्गीकरण किया गया इन पैरामीटर्स को देखते हुए। तो बाद के समय में क्या हुआ कि जो भाषा वैज्ञानिकों ने पारिवारिक मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों ने जो विश्व की जो लगभग जितनी भाषाएं हैं उसको 10 से 18 जो भाषा परिवार है उसमें विभक्त किया। इस 10 से 18 भाषा परिवार में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा परिवार था वो भारोपीय भाषा परिवार था। भारोपीय भाषा परिवार, ये भारोपीय भाषा परिवार भारत से लेकर के मध्य एशिया होते हुए जो पूर्वी यूरोप तक की जो भाषाएं हैं वो भारोपीय भाषा परिवार में आती हैं। इसके अलावा इस 10 से 18 भाषा परिवार है, इसमें अलग अलग भाषाएं भी हैं, जैसे कि द्रविड़ भाषा परिवार है। द्रविड़ भाषा पर जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, ये जो भाषाएं। इसके अलावा चीनी भाषा परिवार है जो चित्रात्मक लिपि वाली भाषाएं हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया में जो दक्षिण एशियाई भाषा परिवार है। फिर अफ्रीका में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसका अलग से भाषा परिवार बनाया गया। तो इसमें जो है जो सर्वाधिक जो समृद्ध है और जो सबसे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो सर्वाधिक सशक्त भाषा परिवार है वो कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार है। तो इसी भारोपीय भाषा परिवार को बाद के समय में क्या हुआ कि वॉन ब्रेड नाम के भाषा वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने इस भारोपीय भाषा परिवार को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसमें पहला भाग था केंटुम और दूसरा भाग था शतम। तो केंटुम जो भाषा परिवार था इसमें मुख्य रूप से जो यूरोप में जो बोली जाने वाली भाषा है उसमें ये शामिल है, जैसे कि केल्टिक भाषा परिवार, ट्यूटेनिक, ये सारी भाषाएं हैं जो इस केंटुम भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। केल्टिक, ट्यूटेनिक, इटैलिक, ठीक है, हेलेनिक, तोखारियन, एलारियन, ये सारी भाषाएं जो हैं ये केंटुम भाषा समूह के अंतर्गत आती है, जो मुख्य रूप से यूरोप में इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स और भी अलग अलग जो उसके इटली के अलग अलग द्वीपों में, मतलब पूरा जो यूरोपीय महाद्वीप है उसके अलग अलग भागों में अलग अलग बोली जाती है। इसको हम पढ़ाएंगे, जब भारोपीय भाषा परिवार पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो ये केंटुम और जो शतम भाषा परिवार है ये मुख्य रूप से भारत और जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं वहां पर बोली जाने वाली भाषा है। इसमें मुख्य रूप से 2 भाषाएं आती हैं, एक भारतीय आर्य भाषा, इसमें एक आती है भारतीय आर्य भाषा और दूसरी भाषा जो आती है ईरानी आर्य भाषा। ये 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी भाषा परिवार है। तो मैथिली भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह इस भारतीय आर्य भाषा से हुई है। भारतीय आर्य भाषा से इस मैथिली भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें यह था कि जो भारतीय आर्य भाषा है, ये पहले जो भारोपीय भाषा परिवार था, तो ये 2500 बीसी के आसपास क्या हुआ था? 2500 बीसी के आसपास जो है जो भारोपीय भाषा परिवार था वो उसके बोलने वाले एक ही जगह रहते थे, एक ही जगह रहते थे, एक ठाम रहत छला, ठीक है। तो ओकर बाद की भेले कि कालक्रम के हिसाब से
यायावारी प्रवृत्ति के कारण, मतलब यायावारी मतलब जे मनुष्य के जे टहलबाक प्रवृत्ति होइ छै, घुमबाक प्रवृत्ति होइ छै, ओहि कारण छै से जब मानव के मूवमेंट भेलै, एक जगह से दोसर जगह तक आदमी जाए लगलै, तो ओहिमे जे छै 1500 BC के आसपास एहि यूरोपीय भाषा परिवार के दूटा भाषा, एकटा भारतीय आर्य भाषा आ ईरानी आर्य भाषा, ई दुनू भाषा जे छै 1500 BC के आसपास छै, ओ की भेलै कि विभक्त भऽ गेलै, आपस में बटि गेलै। तऽ ई जे छै एहिठाम छै से 1500 BC के आसपास जे भारतीय आर्य भाषा छलै ओकर प्राचीनतम स्वरूप देखे लगे छै। यानी भारतीय आर्य भाषा जे अपना सब पढ़लिए एखन सतम भाषा परिवार के अंतर्गत जे एखन भारतीय आर्य भाषा छलै, एकरा 3 भाग में क्लासिफाई करै छै। 3 भाग में एकरा क्लासिफाई करै छै। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 क्लासिफिकेशन छै। ओकरा शॉर्ट में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के प्राभा कहै छै, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के मभ्भा कहै छै, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या नवीन भारतीय आर्य भाषा एकरा की कहै छै, नभ्भा कहै छै, नवीन भारतीय आर्य भाषा। ई जे छै से भारतीय आर्य भाषा के 3टा क्लासिफिकेशन छै। तो आब ई जे छै प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जे छै, ई जे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा छै प्राभा, ठीक छै, जकर उत्पत्ति 1500 BC से भेलै है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में अंतर्गत 2टा चीज आबै छै। एक आबै छै वैदिक संस्कृत, एकटा आबै छै वैदिक संस्कृत आ दोसर आबै छै लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत आ लौकिक संस्कृत। तो ई जे वैदिक संस्कृत छै, ई जे छै की छै, वेद पाठ के भाषा छै। वेद जे ऋग्वेद छै, ऋग्वेद की छै कि सबसे प्राचीन वेद छै, सबसे मूल वेद जे छै ओ छै अहाँके ऋग्वेद। तो ओ ऋग्वेद जे छै से की छै, मूल वेद छै। और पहले समय में की रहे कि जे मतलब जे वैदिक संस्कृत रहे ओहो एक जनभाषा छलै 1500 BC के आसपास, ठीक छै। एहिमे वैदिक संस्कृत लिखल गेल छलै। ओकर बाद की भेलै कि 500 BC के आसपास, 500 BC के आसपास की भेलै कि पाणिनि एकटा बहुत बड़ा विद्वान भेल छलखिन, हिनका द्वारा अष्टाध्यायी नामक व्याकरण लिखल गेल। अष्टाध्यायी व्याकरण लिखल गेल, ठीक छै। तो जब पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण के रचना केलखिन तो ओहि कारण की भेलै कि वैदिक संस्कृत में एकटा बंधन आबि गेलै। आब ओ जे छै चूँकि व्याकरण आम लोक द्वारा प्रयोग नहीं कयल जा सकै छै, ताहि दुआरे जे छै से ओहि भाषा में संस्कृत में एकटा बंधन आबि गेलै। आ संग ही जे छै साथे माने संग ही जे आर्य लोग छलखिन ओ भारतवर्ष के जे पूर्वी भाग दिस, भारत के पूर्वी भाग दिस आर्य लोग के प्रस्थान भऽ रहल छलै। पश्चिम से आर्य जे छै से पूरब के दिस जा रहल छलै। तो एहि कारण जे पूर्वी क्षेत्र के जे भाषा छलै, पूर्वी क्षेत्र के जे अनार्य भाषा छलै, माने जे भाषा आर्य नहीं छलै, जेठमका लोकल लैंग्वेज छलै आ संस्कृत छै, दुनू की भऽ गेलै, मिक्स कऽ गेलै। एक तो जे छै से पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण लिख देलखिन, ओहि कारण व्याकरण में एक बंधन आबि गेलै। तो ओ आम लोग जे छै से व्याकरण के प्रयोग नहीं कऽ सकै छलै। आ दोसर दिस जे छै से पश्चिम से जे आर्य लगातार पूरब दिस प्रस्थान कऽ रहल छलखिन, तो पूर्वी भाग में छै से जे अनार्य भाषा छलै, जे पूर्वी भाग के जनजाति सबके जे लोकल लैंग्वेज छलै, ओहिसँ संस्कृत जे छै से मिक्स कऽ गेलै। जखन ई दुनू मिक्स कऽ गेलै तो एहि कारण जे छै से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के उदय भेलै। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के उदय भेलै और जकर समय जो छै यहाँ के, ठीक छै,
500 BC से लऽ के 1000 AD तक जे छै से एकर समय मानल जाइ छै। तऽ एहि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषामे अहाँके जे संस्कृतमे जे पाणिनिके द्वारा अष्टाध्यायी व्याकरण लिखल गेलै और जे छै से लोकल लैंग्वेजके साथ जखन मिक्स कऽ गेलै आर्यके भाषा, तो ओहिसँ छै संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से प्राकृत और पाली भाषाके उदय भेलै। कोन भाषाके उदय भेलै? प्राकृत और पाली भाषाके उदय भेलै। ई जे पाली भाषा छै ई की छलै कि बौद्धके भाषा छलै। जनपद महाजनपद कालमे बौद्धके भाषा छलै, ठीक छै। जे कालक्रम से आगू बढ़ैत 1000 AD के आसपास, 1000 AD के आसपास ई की भेलै कि पाली भाषा जे छलै ओ जे छै से सिकुड़ि गेल, सिकुड़ऽ लागलै, मतलब ओकर अस्तित्व जे छै, ओकर प्रयोग जे छै ओ सिमटऽ लागलै। आ प्राकृत भाषा जे छलै से ओकर छै से अशोक द्वारा, जे मौर्य कालके जे शासक रहथिन सम्राट अशोक, अशोक जे छै से अपन अभिलेखमे, अशोक जे अलग अलग हुनकर स्तंभ छलै, अभिलेख छलै, शिलालेख छलै, एहि सबके माध्यम से अशोकके द्वारा प्राकृत भाषाके पूरा उत्तरी भारतमे प्रसार कयल गेलै। जहाँ तक अशोकके साम्राज्य छलै ओहिठाम जे छै से एकर जे छै से प्राकृत भाषाके की कहै छै अशोकके द्वारा प्रसार कयल गेलै। लेकिन ओहि प्रकारसँ पाली भाषाके संरक्षण नहि भेटलै, तऽ पाली भाषा जे छै से बादमे सिमटऽ लागलै। तऽ ई जे छै से ओहि प्राकृत भाषा जे छै, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषामे प्राकृतके जे छै से एकटा महत्वपूर्ण रोल छै। अहाँ मान के चलियौ कि ई भारतके एकटा सांकेतिक मानचित्र छै, भारतके मानियौ एकटा सांकेतिक मानचित्र छै। तऽ एहिठाम जे छै से प्राकृत भाषाके तौर पर ई जे पूर्वी क्षेत्र छै, जे मगधके इलाका छै, मगधके इलाका छै, एहिठाम छै से मागधी प्राकृतके उद्भव भेलै, ठीक छै। और ई जे यूपी मथुरा यूपी सबके जे इलाका छै, एहिठाम जे प्राकृतके उद्भव भेलै ओकरा सौरसेनी प्राकृत कहै छै। एकरा की कहै छै? सौरसेनी प्राकृत। एकर उद्भव कहाँ भेलै? मथुराके आसपासके क्षेत्रमे, ठीक छै। और मागधी प्राकृत जे से कहाँ ओकर उद्भव भेलै? मगधके क्षेत्रमे। आ एहि दुनूके बीचमे जे छै अर्धमागधी प्राकृत छै, अर्धमागधी प्राकृत छै। एहि अर्धमागधी प्राकृतमे मागधी प्राकृतसँ बहुत ज्यादा एकर लक्षण जे छै सिमिलर छै, मिलैत जुलैत छै। एहि कारण जे छै एकर नामकरण जे छै से अर्धमागधी प्राकृत भेलै हँ। तो और जे छै ई जे पश्चिमी भाग छलै अफगानिस्तानके सीमाके आसपास, अफगानिस्तान और भारतके जे पश्चिमी भाग छै, एहिठाम जे छै पैसाची प्राकृतके जन्म भेलै, पैसाची प्राकृतके जन्म भेलै, ठीक छै। और जे दक्षिणके जे सीमा छलै भारतके दक्षिणी भागमे, ओहिमे छलै महाराष्ट्रीय प्राकृत। मने एहि पूरे भारतमे अशोकके द्वारा और जो ओहि समयमे जे और भी राजवंश छलै ओहिके द्वारा छै से पूरे एहि प्रकारसँ देख सकै छियै पूरे भारतमे जे छै से की कहै छै एकर जे छै विस्तार कयल गेलै प्राकृतमे, ठीक छै। तऽ ओकर बाद की भेलै? तेसर क्रममे आबै छै नवभा, नवीन भारतीय आर्य भाषा। 1000 AD से लऽ कऽ एखन तक, मने वर्तमान तक जे भाषाके अस्तित्व छै ओ नवीन भाषाके आबै छै, नवीन भारतीय आर्य भाषाके आबै छै। ई नवीन भारतीय आर्य भाषामे जखन अपना सब जखन पढ़लियै, एखन जे अपना सब पढ़लियै जे प्राकृतमे, तऽ एहि जतेक प्राकृत छलै तऽ कालक्रममे जे समय आगू बढ़ैत जाइ छै और एहि सब प्राकृत से, ई पांचों प्राकृत से नवीन कालीन भारतीय आर्य भाषा में 1000 AD के आसपास, 1000 AD के आसपास एहि पांचों प्राकृत से जे छै से 5टा अपभ्रंश के जन्म भेलै। की भेलै? एहि सब से जे छै अपभ्रंश के जन्म भेलै। अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश के, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश के, ठीक है। पैसाची प्राकृत से पैसाची अपभ्रंश के, महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के और मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश के। एहि सब से 1000 AD के आसपास एकर जे छै से जन्म होइ छै, ठीक छै। तऽ एहि सब जे छै तऽ एहि अपभ्रंश के जे 1000 AD के आसपास छै, एकर जे प्राचीनतम स्वरूप जे अपना सबके भेटै छै वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि के जे नाट्य शास्त्र छै
ओ जे छै नाटक नृत्य एहि सब लेल एकटा बहुत ही आदर्श पुस्तक छै, ओने ओकर टेक्स्ट बुक छै। एहि सबमे जे छै से अपभ्रंशके उदाहरण मिलै छै। वर रुचि एकटा बहुत बड़ा मने व्याकरण बहुत बड़ा विद्वान छलखिन। ओकर बाद दंडी, एहि सबके रचनामे छै से अपभ्रंशके उदाहरण मिलै छै। ठीक छै। तो जब एहि सब अपभ्रंश मिलै छै तब अपना सबके ई देखै छियै कि ई जे मागधी प्राकृत छलै तऽ कालिदास जे छलखिन ओ एकटा विक्रमोर्वशीय नाटक लिखने रहथिन। ठीक छै। कालिदास जे रहथिन, कालिदास जे छै एकटा विक्रमोर्वशीय नाटक लिखलखिन रहै, विक्रमोर्वशीय नाटक। ओहिमे जे नाटकमे हर प्रकारके पात्र होइ छै, मतलब कोई हीरो होइ छै, कोई हीरोइन होइ छै, कोई विलेन होइ छै, कोई मतलब जोकर होइ छै, मतलब हर प्रकारके अलग अलग समाजके अलग अलग पात्र कोई भूमिका होइ छै। तऽ एहिमे जे अधम पात्र छलै, जे निम्न जातिके पात्र छलै या जे कमजोर पात्र छलै, ओकर भाषाके तौर पर जे छै मागधी प्राकृतके प्रयोग भेल छै। कियाकि कालिदास नाटक संस्कृतमे लिखने रहथिन ने, तऽ कालिदास द्वारा संस्कृतमे नाटक लिखल गेल छलै। और ओहिमे जे छै अधम पात्र छै या जो मतलब पढ़ल लिखल पात्र नहीं छै, नीच जातिके छै, निम्न जातिके छै, मतलब जातिक संदर्भ में वर्तमान दृष्टिकोण से नहीं लेल जाए, कियाकि ओहि टाइमके जे भाषा छै वही हम प्रयोग कऽ रहल छी, वर्तमान समय से कोनो जातिगत तुलना एकर नहीं हेबाक चाही। तो ओहिमे जे छै अधम पात्रके तौर पर जे छै मागधी प्राकृतके प्रयोग भेलै हन। ई दर्शाबै छै कि जे तत्कालीन राजवंश छलै, कालिदासके समयमे जो गुप्त काल छलै, गुप्त वंशके शासन छलै, ओकरा द्वारा संस्कृतके प्रश्रय देल जाइ छलै। तही कारण जे छै से लोकल लैंग्वेजके लोकल लैंग्वेजमे कोनो ओहन प्रकारके पैघ साहित्यिक रचना जे छै से नहीं भेटै छै। लेकिन ई जे छै अपना सब जे पढ़लियै जे महाराष्ट्रीय प्राकृत छै, एहि सबमे जे छै से गाथा सप्तशती राजा हालके द्वारा जे छै, राजा हालके द्वारा गाथा सप्तशतीके रचना कयल गेल छै। एकटा महत्वपूर्ण पुस्तक छै। ओकर अलावा जब देखबै पैसाची प्राकृत में, तो पैसाची प्राकृत में जे छै से एकर जे छै एकटा गुणाढ्यमहान के बृहद कथा जे छै ई एहिमे लिखल गेल छै, एकटा महत्वपूर्ण रचना छै। एहन प्रकार के कोनो महत्वपूर्ण रचना छै से अपना सबके मागधी प्राकृत में से होइत मागधी अपभ्रंश में नहीं भेटै छै। एकर कारण छै कि एकरा भाषा के ओहि प्रकार से प्रश्रय नहीं देल गेलै। लेकिन जे आन प्राकृतिक जे भाषा छै एहिमे जे है से अपना सबके महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना भेटै छै। ठीक छै। तखन जे छै से नवीन भारतीय आर्य भाषा जखन एलै अपना सबके, ई नवीन भारतीय आर्य भाषा एलै तऽ नवीन भारतीय आर्य भाषामे सबटा अपभ्रंश जे छै से जते प्राकृत छलै सब पांचों प्राकृत से 5टा अपभ्रंश बनलै और ओहिसँ छै से नवीन भारतीय आर्य भाषाके उद्भव भेलै। अब कोन अब देखियौ एहिसँ जे छै से मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश बनलै और एहिसँ जे छै से अपना सबके जे मैथिली भाषा जे पढ़ि रहल छियै, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मगही, भोजपुरी, एहि सबके जे छै से एहिसँ उत्पन्न भेलै मागधी प्राकृतसँ। और छै से अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश बनलै और ओहिसँ जे छै से अवधी और भोजपुरी भाषाके उत्पत्ति भेलै। ठीक छै। और जो सौरसेनी प्राकृत छै यानी मथुराके आसपासके बेल्ट जे छै बजे छलै, एहिसँ छै से हिंदी भाषाके उत्पत्ति भेलै। जे वर्तमानमे हिंदी छै, अवधी हिंदी छै, ब्रजके भाषा छै, एहि सब भाषाके उत्पत्ति जे छै सौरसेनी प्राकृतसँ सौरसेनी अपभ्रंश होइत एलैए। और जो पैसाची प्राकृत छलै एहिसँ जे पैसाची अपभ्रंश बनलै और एहि पैसाची अपभ्रंश जे छै से अहाँके लहंदा, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, ई सब एहि क्षेत्रक जते भाषा छै पहाड़ी सब इलाकाके और ई पश्चिमी प्रदेशके जे भाषा सब छै ओहिसँ एकर उत्पत्ति भेलै। और महाराष्ट्रीय प्राकृत से छै से बादमे छै से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश बनलै और फिर एहिसँ मराठी भाषाके उद्भव भेलै। ठीक छै। तो एहि सब भाषाके नवीन भारतीय आर्य भाषामे एहि प्रकारसँ एहि सब भाषाके बारी बारीसँ उद्भव भेलैए। ठीक छै। तो अब ई तऽ सबटा भाषाके उद्भव भऽ गेलै। तऽ अब जब नवीन भारतीय आर्य भाषा आबि गेलै 1000 AD के आसपास,
1000 AD के आसपास नवीन भारतीय आर्य भाषा आबि गेलै। तब एहिमे जे छै से अलग अलग भाषाविद छथिन, वर्तमान समयमे अलग अलग भाषाविद रहथिन, हुनका बीचमे छै से अलग अलग भाषाविद के बीच में नवीन भारतीय आर्य भाषा में कोन प्रकार से क्लासिफिकेशन कयल जाय ओहि के बीच में छै से मत भिन्नता छै। ठीक छै, तो एहिमे सबसे पहिले जे छै 1920 में डॉक्टर ग्रियर्सन जे छथिन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम के एकटा रचना केलखिन। ओहिमे जतेक नवीन भारतीय आर्य भाषा छै ओहि सबके क्रमिक रूप से अध्ययन केलखिन और वही में छै से की केलखिन कि जते भी भारत के जे भी भाषा छै, ठीक छै, ओकरा छै से 3 भाग में बटलखिन। ठीक छै, बहिरंग, मध्यवर्ती और अंतरंग, ये 3 भाषा में, ये 3 क्लासिफिकेशन में वो नवीन भारतीय आर्य भाषा के बनलखिन। ये जो बहिरंग भाषा के जो कल्पना केलखिन, ये बहिरंग भाषा में की होइ छै कि जे मैथिली के जे मतलब जे प्राच्य भाग में, माने प्राच्य मतलब की होइ छै पूर्वी, एक होइ छै पश्चिमोत्तर आ तेसर होइ छै दक्षिणी। ये जे छै मैथिली के जे ग्रियर्सन जे क्लासिफिकेशन केलखिन नवीन भारतीय आर्य भाषा के, ओहिमे प्राच्य, पश्चिमोत्तर और दक्षिणी ये 3टा जे छै से क्लासिफिकेशन केलखिन। ठीक छै, ये प्राच्य के अंतर्गत जे छै से असमिया, बांग्ला, उड़िया एहि सबके प्राच्य में राखलखिन आ साथे साथ एक अंतर्गत बिहारी भाषा के सेहो राखलखिन। एहि बिहारी भाषा के अंतर्गत मैथिली, मगही आ भोजपुरी एहि तीनों के छै से बिहारी भाषा के अंतर्गत राखलखिन और दक्षिणी के अंतर्गत अहाँ के छै से मराठी के राखलखिन और जे छै पश्चिमोत्तर के अंतर्गत वह सिंधी, लहंदा ये सब के राखलखिन आ साथ साथ जे छै से मध्यवर्ती में जे से मध्यवर्ती में अवधी के, हिंदी के ये सब के राखलखिन और अंतरंग में जे छै से पहाड़ी भाषा के राखलखिन। ई ग्रियर्सन क्लासिफिकेशन छै, अर्थात ग्रियर्सन जे छै जे बहिरंग, मध्यवर्ती और अंतरंग 3 भाग में क्लासिफाई केलखिन और बहिरंग शाखा का प्राच्य समूह में बिहारी उपशाखा के अंतर्गत छै से मैथिली, मगही आ भोजपुरी छै से ई तीनों के क्लासिफाई केलखिन। हिनका बाद जे छै तो ई जे की केलखिन कि देखियो अब ई एकटा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मराठियों के राखि देलखिन और मैथिलियों के राखि देलखिन आ सिंधी के भी राखि देलखिन। तो 3 गो जो अलग अलग भारत के कोन में भाषा बाजल जाइ छै वो तीनों कोन के एकेटा क्लासिफिकेशन में राखि देलखिन। तो जकरा छै से जे उचित नहीं छै किया कि भाषा में की होइ छै, भाषा में भौगोलिक संबंध छै, मतलब लग पास के जो भाषा होइ छै ओहिमे की होइ छै कि बेसी सिमिलर होइ छै, एहिमे बहुत ज्यादा की होइ छै कि निकटता होइ छै। तो एहि दृष्टिकोण राखैत छै से ग्रियर्सन जे छै, एहि दृष्टिकोण में राखैत जे छै से डॉक्टर चटर्जी छथिन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी छै से एकरा दृष्टिगत रखैत सरल रेखीय सिद्धांत देलखिन, अर्थात जो लग आसपास के भाषा छै ओकरा एक क्लासिफाई केलखिन। ठीक छै, ठीक छै, तो ओहिमे की केलखिन कि जे एकरा एकटा पहले जो पूर्वी भाग के भाषा छै ओकरा एकटा समूह में राखलखिन, ओकरा प्राच्य में रखलखिन, जे पश्चिमी क्षेत्र के भाषा छै ओकरा एकटा समूह में राखलखिन, एकरा प्रतीच्य कहलखिन। ठीक छै, जे मध्यवर्ती भाषा छलै ओकरा मध्य देशीय कहलखिन। ठीक छै, जे उत्तरी भाषा छलै एकरा उत्तरवर्तीय भाषा कहलखिन और जो दक्षिणी भाषा छलै ओकरा दक्षिणवर्ती भाषा कहलखिन। तो जे ओहि सब क्षेत्र के जे भाषा छलै ओकरा वही समूह में राखलखिन, वही प्रकार से क्लासिफाई केलखिन। तो एहि प्राच्य जे भाषा छलै, एहि प्राच्य भाषा के अंतर्गत ओ जे छै चटर्जी साहब जे छथिन
मागधी और अर्धमागधी। प्राची के अंतर्गत तू की केलखिन कि मागधी और अर्धमागधी दू भाग केलखिन। ओइ मागधी के अंतर्गत मैथिली, मगही, बांग्ला, उड़िया, असमिया ऐसा पर रखलखिन। और अर्धमागधी के अंतर्गत जे से अवधी, भोजपुरी आ छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत रखलखिन। तो ग्रियर्सन की केने रहथिन कि भोजपुरी और मैथिली के एके संग रखने रहथिन, लेकिन जे चटर्जी साहब जे से प्राची समूह के अंतर्गत एक दूटा भाग में बांट के मैथिली के जे से मागधी कुल में रखलखिन और मगही के जे मागधी कुल में रहले, मैथिली आ मगही मागधी कुल में रहले, आ भोजपुरी जे से उ की भ गेलै अर्ध मागधी कुल में चलि गेलै। ठीक है। तो एही प्रकार के जे से बाद में से डॉक्टर सुभद्र झा जे छथिन, डॉक्टर सुभद्र झा जे छथिन वो एही प्रकार के क्लासिफाई करे छथिन। और ये जनपद के आधार पर, मतलब कि जनपद के आधार पर से भाषा के क्लासिफाई करे छथिन। और जनपद में जे से प्राच्य कुल के जे भाषा छले ओकरा पश्चिमी और पूर्वी दूटा भाग में डिवाइड केलखिन। और पश्चिमी के अंतर्गत अवध, अवधि जे कौशल के भाषा छले, अयोध्या के भाषा छले। आ पूर्वी में जो छले से विदेह के भाषा के तौर पर विदेह क्षेत्र जे छे ओहि के भाषा के तौर पर मैथिली के उत्पत्ति किया गेलै। ठीक है। तो वर्तमान समय में जे से एहि प्रकार से अपना सब देखे छियै कि मैथिली भाषा के जे से क्रमिक रूप से जब भाषा विज्ञान कोन प्रकार से भेले हैं, भाषा विज्ञान कोन प्रकार से मैथिली भाषा के अध्ययन केलकै है। तो एहि वीडियो में अपना सब मैथिली भाषा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कि मैथिली भाषा जो है नवीन भारतीय आर्य भाषा में कोन प्रकार से मैथिली भाषा के वर्तमान में की स्थान है। ओकर बाद जो अगला वीडियो हेतै ओहिमे जे अपना सब मैथिली भाषा के कोन प्रकार से जे से विकास क्रम भेलै। तो ये जे एहि प्रकार से वहाँ पढ़ेलहुँ। तो एहिमे छै से एक सिस्टमेटिक तरीका से भेलै हन और क्लास में नोट्स लेल जेतै। ओ नोट्स के आधार पर अहाँ ई सब चीज के डिटेल्स में देखबै। और एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर रहे तो और जो मूल क्लास जो आरंभ हेतै तो ओहिमे छै से एहि सब चीज के बारी बारी से और गहनतापूर्वक छै से पूरा डिटेल्स